गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपको पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सिंपल भी है और स्कोरिंग भी है। ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैरी करता है, तो आपको इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लिसन। एक तरफ हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरी तरफ हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी साझेदारी फॉर्म का समापन, और इसका मतलब है साझेदारी का समापन। तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होगी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तब होता है कि सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, बाकी फॉर्म एज इट इज चलती रहेगी, फॉर्म समाप्त नहीं होगी इसके अंदर। मान लो 3 पार्टनर थे, लिसन, हमारे पास ए, बी एंड सी। सी हो गया रिटायर। क्या हो गया? सी रिटायर हो गया। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का क्या होगा? डिसोल्यूशन हो गया, फॉर्म एज इट इज चलती रहेगी। सेकंड केस क्या हो सकता है? हमारे पास 3 पार्टनर थे, ध्यान से सुनेंगे, ए बी सी। डी एडमिट होना चाहता है फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, तो इस केस को भी हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ समझिए ध्यान से, सिर्फ साझेदारी का ही समापन हो रहा है, यानी जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा गया था, पुरानी पार्टनरशिप डीड लिखी गई थी, सिर्फ वही समापन हो रही है, उसकी जगह नई डीड लिखी जाएगी और कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है, फर्म एज इट इज चलती रहेगी। तीसरा क्या हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स, अगर मान लो हमारे पास पार्टनर्स थे 3, उनका रेशियो था 3:1, अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 कर लिया ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस। किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया? भला चेंज कर लिया। तो क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का समापन हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है हमारे पास? डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। समझते हैं? मेरे ख्याल में आसानी से समझ पाएंगे। अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, न कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म नहीं समाप्त होगी, सिर्फ पार्टनरशिप समाप्त होगी। फिर होता है हमारे पास पॉइंट एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर को ड्यू टू एनी रीजंस हमने बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, हिंदी में बोलते हैं इसको हम निष्कासन करना, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकाल दिया, तो उस केस में भी क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, साझेदारी का समापन होता है, न कि साझेदारी फर्म का समापन। इस केस के अंदर फर्म समाप्त नहीं होगी आपकी, फर्म तो एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब आता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा? आपकी जो फर्म है, जैसा नाम बता रहा है, साझेदारी फर्म का समापन, यानी फर्म ही हमारी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म डिसॉल्व क्यों होगी? फर्म डिसॉल्व 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो होगा क्या? जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी साझेदारी फर्म का समापन, इस केस में क्या होगा? आपकी जो फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी।
क्या खत्म हो जाएगी? जो आपने फर्म क्रिएट की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल्स वाले चैप्टर के अंदर, वो फर्म अब क्या हो जाएगी? आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म आपकी खत्म हो जाएगी यहां पर। तो क्यों होगी फर्म खत्म? दो तरीकों से हो सकती है। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट क्या कर दे? ऑर्डर दे दे। कोर्ट ऑर्डर क्यों देगा? कोर्ट ऑर्डर इसलिए देगा अगर आपकी फर्म जो है, जो आपने क्रिएट की थी, इलीगल काम करने लग जाए, अनएथिकल काम करने लग जाए। जैसे आपने मेडिसिन बनाने का लाइसेंस लिया था पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत, और अब वो जो फर्म है मेडिसिन की बजाय कुछ ड्रग्स बनाने लग गई है। फर्म का कोर्ट क्या करेगा? आदेश दे देगा कि अपनी फर्म को क्या कीजिए? आप बंद कीजिए। सेकंड पॉइंट, कोर्ट के द्वारा जब कोर्ट को ये लगे कि आपकी फर्म में अब लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी अगर आपकी फर्म चलेगी तो फ्यूचर में क्या करेगी? लॉस ही कमाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पिछले कॉन्टिन्यूस सालों से आपकी क्या आ रही है? बैलेंस शीट लॉस दिखा रही है, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो लॉस दिखा रहा है। तब भी कोर्ट क्या दे देगी? आदेश दे देगी कि अपनी फर्म क्या कर दीजिए? आप बंद कर दीजिए। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस अब ये होगा जब आपके फाइनल अकाउंट्स जो हैं आपने सही तरीके से कोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं किए। आपको पता है कि जब भी आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आप उसको कम्युनिकेट करना होता है। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, लास्ट टॉपिक होता था कम्युनिकेटिंग। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स बनाए और कोर्ट ने आपसे डिमांड किया, मान लो किसी कारण की वजह से, कि आप अपने बैलेंस शीट दिखाइए, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए, तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स बार बार मांगने के बावजूद, कोर्ट ने बार बार नोटिस दिया, फिर भी आपने अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट के सामने। कोर्ट कह देगी बंद करो अपनी बिजनेस, बंद करो अपना फर्म। और क्या हो सकता है कोर्ट के द्वारा? जब किसी पार्टनर ने कोर्ट को नोटिस दे दिया हो, कोर्ट को नोटिस दे दे किसी पार्टनर ने कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो फर्म है वो जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। कैसे? हम 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या किया था? इक्वल किया था। लेकिन अब एक पार्टनर ज़्यादा ले रहा है, 2/4 कर रहा है, और हमें 1/1 दे रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा? कोर्ट दे देगा ऑर्डर कि अपनी फर्म को क्या करो? बंद करो, क्योंकि आपकी फर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो ये होते कुछ केस जब आप कोर्ट के आदेश के द्वारा अपनी बिजनेस को क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। दूसरा होता है फिर हमारे पास वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब ऐच्छिक समापन हो जाए। ऐच्छिक समापन मतलब जब पार्टनर्स खुद अपनी इच्छा से ये कह दें कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्व करना चाहते हैं, खुद अपनी इच्छा से कह दें। कब? जैसे मान लो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने फर्म क्रिएट की थी वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया हो। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था एक कि हमने हर घर पर पानी की टैंकी रखवानी है मान लो, और हमने उसके लिए क्या किया? बिजनेस स्थापित किया, बिजनेस बनाया, बिजनेस रन किया। जैसे ही हमने बिजनेस रन किया हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे? अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। क्यों? जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण किया गया था वो ऑब्जेक्टिव जो है, वो उद्देश्य जो है वो पूरा हो चुका है। सेकंड क्या बनेगा वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर? जिस पीरियड के लिए हमने फर्म का निर्माण किया था, मान लो हमने निर्माण किया था 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 4 साल के लिए, अगर वो टाइम पीरियड ही क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया हो, उस केस के अंदर भी क्या होगा? वॉलेंट्री डिसोल्यूशन होगा, ऐच्छिक समापन होगा। फर्म खुद ये कहेगी, पार्टनर्स खुद ये कहेंगे कि हम अपने फर्म को क्या करना चाहते हैं? भला डिसॉल्व करना चाहते हैं।
थर्ड केस क्या हो सकता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर? जब कोई पार्टनर क्या हो गया हो, अनसाउंड माइंड हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया हो, है ना। अनसाउंड मतलब पागल। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो ये कहेंगे कि हमारे में से जो मेन पार्टनर था वो ही क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया। तो हम अपने फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो इस केस में भी क्या बनेगा अपना वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। या जब भी लास्ट पॉइंट क्या आएगा वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के अंदर, फोर्थ पॉइंट, जब सभी पार्टनर्स एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें। म्यूचुअल एग्रीमेंट वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम आपसी समझ। मालूम मैंने आपसे कहा कि हम फर्म चलाई थी अब अपने, मैं जा रहा हूँ यूएसए और आप जा रहे हो यूके, तो पीछे फर्म कौन चलाएगा? आप कैसे सर फर्म बंद ही कर देते हैं, क्योंकि जब हम मान लो बाय चांस आ गए तब हम देखेंगे, अभी के लिए फर्म क्या कर दिया जाए, बंद कर देते हैं, जिसको हम क्या कर देंगे वॉलंटरी डिसोल्यूशन। तो इन केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी डिसोल्यूशन कर सकते हैं। तो जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो आपने दो कैटेगरीज में क्या करना है, डिफाइन करना है इनको। ये था हमारा पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये आती है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी, उस केस के अंदर अकाउंट्स कैसे बनेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, पैसे क्या करने पड़ेंगे, हमें पे करने पड़ेंगे। जिनसे लेने हैं वो ले लेंगे और जिनको देने हैं वो दे देंगे। तो कैसे देने हैं वो मैं भी आपको समझाता हूं। इसमें समझेंगे आप कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। इस केस को समझे आप? जब भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, समापन होगा, उस केस के अंदर पेमेंट कैसे होगी, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, नंबर 1, सबसे पहले आप किसका पैसा वापस करोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस बैंक लोन हो गया या किसी और पार्टनर की वाइफ का लोन हो गया। मान लो ए, बी और सी पार्टनर थे और मिसिस बी ने लोन दे रखा था। पार्टनर का लोन नहीं बोल रहा मैं यहां पर, पार्टनर की वाइफ का लोन या पार्टनर के हस्बैंड का लोन। अगर मिसिस पार्टनर है तो हस्बैंड का, और हस्बैंड पार्टनर है तो मिसिस का। लोन किस में आएगा भला, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर। एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर आप, बैंक लोन, थर्ड पार्टी लोन। बैंक लोन, थर्ड पार्टी लोन। सबसे पहले कहने का भाव, बाहर का पैसा देना है आपने, जो भी बाहर का पैसा होगा। अगर आपने इंटरेस्ट पर लिया हुआ है तो साथ में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको। बाहर का पैसा पहले प्लस में इंटरेस्ट। सेकंड क्या पे करोगे आप, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसका पे करेंगे, पार्टनर का लोन। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। सी ने क्या दे रखा था फर्म को, लोन दे रखा था। अब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो सी का जो लोन होगा वो क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। किसके अंदर, पार्टनर्स लोन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड आएगा हमारे पास पार्टनर्स लोन के बाद पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब जो भी पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगा रखी थी वो रिजर्व के अंदर उसका हिस्सा, रिजर्व भी मिलेगा। अगर रियलाइजेशन पर हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। सब जो बातें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाते थे वो थर्ड नंबर पर क्या की जाएंगी, पे की जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, अगर फिर भी हमारे पास पैसा बच गया, हमने असेट्स बेची और हमारा पैसा फिर भी बच गया, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड
इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दिया जाएगा, वो बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन ले एक बार। सबसे पहले बाहर का पैसा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सेकंड पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, एंड फिर पार्टनर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है जब पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा भला, डिसोल्यूशन होगा। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं, हमारे पास एडिक्वेट असेट्स हैं या नहीं। हमें पैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैसा है कितना और हमने पैसा पे कितना करना है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स। तो अकाउंट सीखेंगे अब आप, मैं सिखा रहा हूं अब आपको कि उस केस के अंदर अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो सीखिए जरा। हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अब मैं बता रहा हूं आपको कि अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे आपके इसके अंदर बेसिकली 4 अकाउंट्स बनेंगे। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान रखेंगे सब। सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम सभी असेट्स को रियलाइज करते हैं, यानी बेचते हैं। सेकेंड में फिर क्या होगा, लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा सारा काम। मैं इसका फॉर्मेट अभी आपको यहां समझाऊंगा। सेकेंड पर क्या बनेगा फिर यहां पर, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है बोला, लोन, सेकेंड नंबर पर आएगा वो। थर्ड पर क्या बनेगा फिर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है वो मिलेगी, रिजर्व के अंदर उसका हिस्सा, प्रॉफिट के अंदर उसका हिस्सा, सारा कहां पर एडजस्ट होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और लास्ट में क्या बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान रखना है, लास्ट में इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट कब बनेगी, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, जब फर्म कंटिन्यू होगी, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैसे पता चलेगा मैं कैश बनाए या बैंक बनाए, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस दे रखा तो कैश अकाउंट बनेगा। अगर पुरानी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनेगा। बस आपने पुरानी बैलेंस शीट देख लेनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, कैश बनेगा या बैंक बनेगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। बुक से जरा सा अलग करवाऊंगा मैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है देखिए जरा। जैसे आप अकाउंट की शेप होती है वैसे बना लें। इसके अंदर एक साइड लिख लें डेबिट और एक साइड लिख लें क्रेडिट, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, रियलाइजेशन की डेबिट में जितनी भी आपकी सारी असेट्स हैं ना, सबको आपने बैलेंस शीट में से देखकर उतार लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि कैश और बैंक का बैलेंस नहीं उतारना। और अगर कोई हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको नहीं उतारना। क्या ध्यान रखना है, एक तो कैश और बैंक का बैलेंस नहीं उतारेंगे सर, दूसरी बात है क्या नहीं उतारेंगे हम, दूसरी बात हम ये नहीं उतारेंगे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, उसको नहीं फॉलो करेंगे। सारी एसेट्स उतार लेनी है। इधर देखो, टू ऑल असेट्स, सभी असेट्स यहां उतार लें आप डेबिट साइड में, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। किन चीजों को छोड़ना है आपने, कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर आपके पास कॉपी है तो उतार लें, इसको फॉलो कर लें, आपका आसानी से सम हो जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस कोमा, सेकंड पे क्या आएगा, डेबिट बैलेंस
ऑफ P&L अकाउंट एटसेट्रा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तीन चीज़ें छोड़कर हमने क्या उतार ली, सारी सेट्स यहाँ पर उतार लेंगे और जितनी भी सारी लाइबिलिटीज होंगी वो हम इस साइड उतार लेंगे। बाय ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी सारी हमारी लाइबिलिटीज हैं यहां उतार लेंगे। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन छोड़कर एंड कैपिटल को भी छोड़कर। रिजर्व नहीं उतारने, रिजर्व का अलग ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जो डेटर्स के ऊपर लगा रखा तो वो भी हमारा इस साइड आएगा। सबसे पहले ये बात क्या करनी है आपने, असेट्स डेबिट में उतार ली और लायबिलिटीज कहाँ उतार लेंगे आप, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी जितनी भी सारी असेट्स है ना इनको आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में बेच दो। बेचने को बोलते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर रियलाइज करना। अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो इसलिए हम रियलाइज कर रहे हैं उनको। तो समझो जरा ध्यान से, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज करें तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। मान लो स्टॉक बिक गया आपका, वो लिख दो यहां पर। डेटर्स बिक गए आपके, यहां लिख दो। जितनी भी आपकी असेट्स रियलाइज हुई हैं ये स्टेटमेंट में आपको गिवन होगा। आपने क्या करना है, असेट्स को रियलाइज कर लेना है, स्टॉक और डेटर्स। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उसको यहां पे कर दो आप। तो कैसे पे करोगे आप, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड। लायबिलिटीज क्या कर देनी आपने, पे कर देनी। जैसे मान लो बिल्स पेबल होती है एक लायबिलिटी, पे कर देनी है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स है आपके, वो भी आपने क्या कर देना है, पे कर देना है। दो बातें समझा दी मैंने आपको, एक तो असेट्स, दूसरी लायबिलिटीज। फिर लायबिलिटीज को पे कर देंगे डेबिट में और असेट्स को रियलाइज कर लेंगे क्रेडिट में। तीसरी बात होती है हमारे पास, अगर कोई पार्टनर असेट्स को लेकर जा रहा है, जैसे हमारे पास मान लो बिल्डिंग है, पुरानी पड़ी है बिल्डिंग, फर्नीचर पड़ा है पुराना, उसको पार्टनर है सी, सी कहता है मैं बिल्डिंग को लेकर जाऊंगा या मैं फर्नीचर को लेकर जाऊंगा। तो वो कहाँ आना चाहिए, ध्यान से देखें, यहां पर आएगा वो क्रेडिट साइड में, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। साइड में क्या लिखोगे आप, फर्नीचर ले गया तो फर्नीचर, मान लो बी था कैपिटल पार्टनर, वहाँ यहाँ लिख देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। वो बिल्डिंग ले गया मान लो, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ब्रैकेट में बिल्डिंग, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा पार्टनर क्या चीज़ लेकर गया है। क्रेडिट साइड में आएंगे, असेट्स लेकर गया है तो। और ऑन द अदर हैंड अगर लायबिलिटीज लेकर गया है तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। मान लो एक पार्टनर है ए, वो लायबिलिटीज ले गया, वो अपनी वाइफ का लोन ले गया। एस कैपिटल ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, वाइफ्स लोन, यानी अपनी वाइफ का लोन वो कह रहा था मैं खुद पे कर दूंगा। उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा था मान लो, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो बोल रहा है कि मैं अपने वाइफ का लोन खुद दे दूंगा। तो जब लायबिलिटी ले रहा था वो कहाँ आनी चाहिए, डेबिट साइड में। तीन बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात क्या होती है, एक चीज होती है हमारे पास अनरिकॉर्डेड असेट्स और एक होती है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारा फायदा होती है, तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगी ना, जब भी फर्म समापन होगा, खत्म होगी जब भी फर्म, तो हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होंगी, बिक जाएंगी। बिकेंगी तो कहाँ आएंगी वो, डेबिट साइड में, टू इस साइड क्रेडिट साइड में आएंगे। बिक रही है ना असेट्स, फायदा है हमारा, फायदा क्रेडिट में आएगा क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये। बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड, हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या हो गई, रियलाइज हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर लायबिलिटीज को पे किया अपने अनरिकॉर्डेड थी तो वो यहां आएंगे डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जैसे किसी वर्कमैन को हमने कंपनसेशन देना है, मान लो रिजर्व हमारे पास पड़ा नहीं है। अगर हमारे पास रिजर्व पड़ा वेल एंड गुड है, रिजर्व को यूज करो।
लेकिन अगर हमारे पास रिजर्व नहीं है तो आप क्या करोगे, लायबिलिटीज को पे कर दोगे डेबिट साइड के अंदर। फिर क्या होता है हमारे पास, जो ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम, कई बार क्या होता है कि कोर्ट की मर्जी से बन रहा होता है। कोर्ट तो एक लिक्विडेटर भेजता है, क्या भेजेगा कोर्ट, लिक्विडेटर भेजेगा, जो क्या करेगा, ये सारा काम करेगा। तो वो रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे, जो पर्सन कोर्ट ने भेजा उस पर्सन को हमें क्या पे करनी पड़ेगी, कुछ कमीशन पे करना पड़ेगा या कुछ लीगल चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। किस नाम से आएंगे वो भी, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लगा देने हैं, यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद हमने क्या कर देना है, बोथ साइड्स का टोटल कर देना है। टोटल करते वक्त आपने ध्यान में रखना है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा आपने वही टोटल बोथ साइड्स लिखना है। जैसे मान लो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, इस साइड का आया मान लो पास 7 लाख, इस साइड का आया हमारे पास 5 लाख, तो हमारे पास इस साइड बैलेंस बचेगा और वो क्या होगा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स। ठीक है, बांट देंगे हम ए बी और सी में उनकी रेशो के अंदर। बाय चांस अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट का कम आ जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स, सफर्ड बाय पार्टनर्स, वो भी ए बी और सी में सफर होगा। ध्यान में ये रखना है कि आपने जो ये लॉस या प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही बांटना है आपने। ठीक है, तो ये आपका बना रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ये आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पहले आपने उसका फॉर्मेट बनाना है। अगर सिंपल फॉर्मेट करेगा तो सिंपल फॉर्मेट ये बनेगा। अगर मान लो कहता है कि इमेजिनरी फिगर से बनाओ, तो इमेजिनरी फिगर आप कैसे लिखोगे, ऑल असेट्स मान लो, फिगर्स लिख दो कुछ भी इसमें, 70,000, लायबिलिटीज पेड मान लो 10,000। ठीक है, अगर इमेजिनरी फिगर्स कहते हैं तो आपने अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर्स इसके अंदर क्या कर देनी है, भला फिल कर देनी है, आपका सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो आपको इसको बड़े आसानी से समझना चाहिए, बड़ी केयरफुली समझना चाहिए। जब आप इसके प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको थोड़ा अकाउंट ये और समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल सम करवाएंगे। थैंक यू।